रेडी हैं? तो ऑलमोस्ट रेगुलेशन 60 प्लस ओवर हो गया था। क्या होता है ना कि अगर नोटिफिकेशन से आता है तो वीडियो ऑटोमेटिक रुक जाता है। ऐसा चलो फिर। तो आज की रेगुलेशन 76 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजनमैन। बताइए रेगुलेशन नंबर 76 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजनमैन क्या होना चाहिए, इसमें सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलती है। तो सर्टिफिकेट हमें मिलती है रेगुलेशंस नंबर 11, सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द बोर्ड। ओके, और क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए वाइंडिंग इंजनमैन की 1 साल। ठीक है। और ये इसमें क्या था ना कि जो रेगुलेशंस 1957 थी उसमें क्या था कि फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजनमैन और सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजनमैन दो इसमें डिग्री मतलब सर्टिफिकेट होती थी। ठीक ना, जिस तरह फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हम लोग के लिए है ना, और सेकंड क्लास। तो 1957 के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये ऐसा था कि फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजनमैन और सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजनमैन। ठीक है, लेकिन रेगुलेशन 2017 के अकॉर्डिंग दोनों को मर्ज करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और वाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट होल्डर। ठीक है, सुबह हो रहा है, अभी जस्ट मैं ब्रश चाय वाय पी के आया हूँ। तो हो सकता है गुलगुलिया जैसा दिख रहा होगा या फिर काफ़ी ख़राब दिख रहा होगा, तो उससे मैटर नहीं करता है। पढ़ना है भाई, जैसे भी पढ़ना है पढ़ना है। तो चलिए रेगुलेशंस की पहली पॉइंट देखते हैं। 76 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजनमैन। नो पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ए वाइंडिंग इंजनमैन अनलेस ही होल्ड द इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। कोई भी बंदा तब तक अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जब तक कि उसके पास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ना हो, यानी कि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर कंपिटेंसी सर्टिफिकेट, जो कि रेगुलेशंस नंबर 11 2017। ओके, उसके बाद एक कंडीशन इसमें यह रखा गया है कि अगर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की ज़रूरत किसी कंडीशंस में नहीं पड़ सकती है, उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन सब रेगुलेशन शॉल बी नॉट अप्लाई टू द ड्राइवर और इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजनमैन अप टू 30 हॉर्स पावर और ए स्टीम और कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन विच सिलेंड्रिकल नॉट एग्जिट 18 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि अगर आपकी माइंस में 30 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन हो, तो उस कंडीशंस में ड्राइवर जो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। ये थोड़ी बहुत आपको रिलैक्सेशंस मिली है, कितनी, अप टू 30 हॉर्स पावर ही। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपके माइंस में स्टीम और कंप्रेस्ड इंजन हो तो उस केस में जो भी सिलेंड्रिकल का डाया होता है ना, सिलेंड्रिकल का जो डाया होता है वो 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, नॉट एग्जिट 18 सेंटीमीटर, तो फिर भी आपकी जो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होगी वो होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वही रेगुलेशन बता रहा है, प्रोवाइडेड आफ्टर कमिंग इन फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन फर्स्ट और सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर द रेगुलेशन 2 ऑफ द कोल माइंस 1957 एज ऑल बी इज द डिमांड हैज बीन ग्रांटेड इन द इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट अंडर द रेगुलेशंस नंबर 11। जो पहले था वो अब 11 में आ गया मौजूद। वेरी special difficult exit which make compliance with the provision of the not reasonably practicable. The chief inspector may be ordered in the return of the subject to such conditions he may be relaxed at the set। अगर किसी कंडीशंस में जो भी रेगुलेशन 76 की 1.2 में बातें रखी गई है, अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकता है या फिर कोई रीज़न के कारण वो नहीं समथिंग हो सकता, तो उसमें क्या होगा कि ब्रह्मास्त्र चलाएंगे मतलब कि चीफ इंस्पेक्टर को हम लोग नोटिस भेजेंगे, सर ऐसा बात है, या फिर आपकी सहमति दीजिए कि ऐसा में हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा चीफ इंस्पेक्टर हमें बताएंगे वैसे हम लोग ऑर्डर को पालन करेंगे।
No person shall be other than the winding engineman appointment under this regulation shall be operate. कोई भी पर्सन वाइंडिंग इंजन ड्राइवर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो कोई भी इंजन को ऑपरेट नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और, इमरजेंसी की कंडीशंस में अगर ऐसा ना हो तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इमरजेंसी ओनली फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस। ओके, नहीं समझे भाई? कह रहा है ना कि रेगुलेशंस नंबर 76 के जो पॉइंट के अकॉर्डिंग बातें रखी गई है और उस बातों पे अगर कोई भी अमल नहीं हो पा रहा है तो जो बातें रखी गई उस पे तो एकदम फैक्ट है कि भाई अपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन इमरजेंसी की कंडीशंस में ये बातें अमल नहीं हो पा रहा, किसी में नहीं है इस तरह की, तो फिर इमरजेंसी कंडीशंस में कोई भी यूज़ कर सकता है वाइंडिंग इंजन ड्राइवर चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी और कंटिन्यू नहीं भाई। इमरजेंसी कितनी होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद 5 घंटा, उसके बाद तो आपके पास तो है ही है 8 घंटे से ज़्यादा तो थोड़ी ना रात होती है। 12 घंटे की रात होती है क्या? उसके बाद सेकेंड शिफ्ट वाले इंजन ड्राइवर आ ही जाएंगे या फिर मॉर्निंग शिफ्ट वाले इंजन ड्राइवर आ ही जाएंगे। और ऐसा कोई इमरजेंसी अभी तक तो okay. The name of the winding engine on duty together the period of the heat shall be posted in winding। जितने भी हमारे शिफ्ट के वाइंडिंग इंजन ड्राइवर है सबका पोस्टर में नाम नेम प्लेट होनी चाहिए। कहाँ पे? वाइंडिंग इंजन रूम में। ओके, 7 मिनट लगे। अगर इसी में लिखा गया प्रोवाइडेड द वेट द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द हिज ड्यूटी ऑफ द एनी वाइंडिंग इंजन में एंड मे बी ऑर्डर रिक्वायर्ड पीरियड फॉर द रिड्यूस पीरियड। अगर किसी भी वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की थोड़ी बहुत होता है ना कि भाई 50 साल तक शरीर में उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है या एनर्जी नहीं रहती है कि कंटिन्यू एक ही जगह पे काम करते रहें, तो उस कंडीशंस में ना रीजनल इंस्पेक्टर से परमिट लेके आप अपने ड्यूटी आवर को घटा सकते हो। लेकिन क्या है ना कि आपको एटलीस्ट 5 घंटा तक काम करना होगा, नॉट लेस देन दी 5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट आफ्टर रेगुलेशन 77 न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस। हाँ, इसमें कुछ बातें हैं नहीं, बस नोटिस देना होता है अगर आपके पास नया वाइंडिंग इंजन इंस्टॉल हो रही है या समथिंग कुछ हो रहा है तो विद इन 60 डेज नॉट लेस देन दी 60 डेज आपको भेज देना है नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को। अच्छा, इसमें क्या एक बात रखी गई है पंकज, ऐसा है कि आपके माइंस में अगर कोई वाइंडिंग इंजन इंस्टॉल हो चुकी है 6 महीना यूज किए और आप चाह रहे हैं कि उसको यहाँ से दूसरी जगह प्लेस करना या डिप्यूट करना, तो ऐसे केस में आपको नई वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस की ही रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा और वो ऐसा ही माना जाएगा, ठीक है। तो बस 2 पॉइंट है और कुछ नहीं। When it is intended to bring into any new winding installations, lowering and raising person, the owner, agent or manager not less than the 60 days before the such a given notice of such intention to the chief inspector and regional inspector in such may be specified by the chief inspector with the details specifications of and installations। कह रहा है कि अगर आप नया वाइंडिंग इंजन और किसी न्यू वाइंडिंग इंजन इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं तो किसके लिए? लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ द पर्सन। तो इसमें ऑनर, एजेंट और मैनेजर नॉट लेस देन दी 60 डेज नोटिस भेजेंगे कि इनको चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को। और उस नोटिस में ये भी दर्शाना होगा कि सोल कंटेंट डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंस्टॉलेशन, सारे के सारे डिटेल्स आपको स्पेसिफिकेशंस मशीन के बारे में सब भेजना होगा। ओके, यहाँ हाथ कर रहा हूँ तो यानी कि वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है और थोड़ा ऊपर डाउन, ठीक डाउन।
अगर मैं लाइट बढ़ा दूँ तो देखता हूँ, ये ब्राइटनेस बढ़ा दिया तो बहुत वाइट हो गया। क्या बना के लाया है? मैगी। मैगी? अब यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी तुम्हारी बात। देखो ये हमारी आयस बिटिया मैगी बना के लाई है। देखना है यहाँ पे, 1 मिनट देखना है क्या? आ जाओ। मैगी बनाया ये मैगी मैगी खा लो। अब जाओ पढ़ाई कर रहे। लो बर्तन साफ कर लेना। हमको करेंगे। ओके जैसी आपकी इच्छा हो। चलो फिर पर a winding engine which is shifted from the one side to other within same mines of the one mine to other shall be considered a new installations for the purpose. In the chief inspector may by order and return also requires with such additions or the alterations may be installations he may be expected. Okay. क्वालिटी फिर खराब हो गई। ठीक है ना हाँ ठीक है ओके। Next regulations is 78 constructions and installations of the winding equipment. Constructions and installations of the winding equipment. Installations of winding equipment. Every part of the winding installations, including headgear, shall be sound, constructions and adequate strength, and shall be maintained in safe working order. In case of the doubt in respect, it shall be referred to the chief inspector. Every parts of winding installations, किसी भी पार्ट्स वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस में इंक्लूडिंग हेड गियर shall be sound constructions and adequate strength shall be maintained in safe working order and case in any doubt in the respect, it shall be referred to the chief inspector. कोई भी वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं उनकी पार्ट्स को या फिर हेड गियर्स या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शंस ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ अगर उसमें ना हो या फिर ऐसी आवाज़ निकले कि भाई ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, तो फिर आप इसके लिए आप रीजनल इंस्पेक्टर इसके लिए आप फिर चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेंगे। ओके the engine shall be firmly connected to a rigid foundation and shall be designed, constructed and maintained that power provided raising and lowering portions of the material can be carried out with easy regulatory and safe. जो भी इंजन है वो हमें रिजिड एकदम कठोर रूप में फाउंडेशंस बनाना है ताकि ऐसा ना हो कि मतलब जब लोअरिंग और रेजिंग हम लोग पर्सन्स की कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का दिक्कत या समथिंग ना होना हो। ओके मन नहीं लग रहा भाई, फिर से माथा खुजला रहा है। अनलेस अदरवाइज परमिटेड इन द रिटर्न। मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब हवा में चली गई। अब पहले constructions and installations of winding equipment 78 regulations. Every part of the winding installations including headgear shall be sound constructions and adequate strength and shall be maintained in safe working order. In the case of any doubt of respect, it shall be referred to the chief inspector for the decision.
अगर कुछ भी क्या, एवरी पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस, किसी भी पार्ट वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, यार क्या हो गया भाई, एवरी पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस इंक्लूडिंग हेडगियर should be sound constructions and adequate strength should be maintained। कोई भी जो कंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, जो भी कंस्ट्रक्शंस या जो भी इक्विपमेंट है वाइंडिंग इंजन से रिलेटेड, क्यों ना वो हार्ड हेड गियर ही रहे या फिर किसी भी इक्विपमेंट की आवाज़ या समथिंग कुछ दिक्कत आ रही है या फिर सेफ वर्किंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में जो भी डाउट क्लियर होगी ये कौन करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर। और कैसे पता चलेगा उनको, तो उनके लिए हमें नोटिस भेजना होता है या फिर लेटर भेजना होता है। ये थोड़ा ना, द engine shall be firmly connected to a rigid foundations and shall be designed and constructed and maintained in the power provided the raising and lowering functions of the material carried out with the care। जो इंजन है ना, वो अच्छे से फाउंडेशंस बनानी होगी, रिजिड फाउंडेशंस बनानी होगी, यानी कि कठोर फाउंडेशंस बनानी होगी, और ऐसा डिजाइन और ऐसा कंस्ट्रक्शंस करना होगा, और मेंटेन विद द पावर प्रोवाइड। ओके, अनलेस otherwise permitted in the written by the chief inspector, subject to such conditions he may be specified therein every engine for winding shall be situated in relaxations for the headgear that winding rope shall not in the extreme positions subtended to either directions an angle not more than 1.5 degree with the plane of the ship or pulley used in the connections with the rope। क्या कह रहा है, एंगल नॉट मोर देन दी 1.5 डिग्री। ये आप समझ रहे, जो एंगल बात रखी गई है, किसकी एंगल की बात रखी गई है, ये फ्लीट एंगल की बात रखी गई है। किसकी, फ्लीट एंगल की। मतलब कह रहा है कि अनलेस अदरवाइज परमिटेड इन दी चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज he may specify therein every engine for winding shall be situated in a relaxations to the head gear that winding rope shall not in the extreme positions subtended to either directions and angle not more than 1.5 degree with the plane or sheaves or pulley used in connections with the rope। इतना भी एक्सट्रीमली आपको एंगल्स नहीं बना देना है, या फिर बढ़ाने के लिए आपको पहले परमिशन, जो भी एंगल आप रख रहे हैं उसके लिए तो परमिशंस लेंगे चीफ इंस्पेक्टर टू, और उसमें कंडीशंस बताएंगे ऐसा ऐसा है, बट 1.5 डिग्री से ज़्यादा किसी भी फ्लैट एंगल आप रखेंगे नहीं। एंगल की बात हो रही है तो यहाँ फ्लैट एंगल की ही बात हो रही है। द डायमीटर ऑफ द ड्रम्स और शीप्स of the winding engine and pulley and sheaves used in the connections winding shall unless otherwise permitted in return chief inspector and subject to such conditions has may be specified not less than 80 times the diameters of the rope in the case of regulation installations before the purchase 25th day of October 1950 not less than 100 times of the diameter। कह रहा है ना कि अगर, ये तो पहला केस हो गया, और दूसरा केस में क्या कह रहा है कि अगर 25 अक्टूबर 1955 से पहले जो भी वाइंडिंग इंजन या ड्रम्स या डायमीटर शिप्स लगी हुई है, जो फ्लीट एंगल्स की हम लोग बात किए हैं ना, उससे पहले 1955 में फ्लीट एंगल ये सब इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन नहीं होगा या समथिंग, तो उस समय क्या बात रखी है, डायमीटर ऑफ द ड्रम्स और शिप्स of the winding engine and pulley of the ships is connection with the winding shall unless otherwise permitted written in by the subject and subject to such condition he may be not 80 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, नॉट 80 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप, जो भी डायमीटर ऑफ ड्रम शिप्स पुली सब है ना, तो नॉट लेस देन दी गुना, या ज़्यादा नहीं, नॉट लेस देन, कम से कम बता गया,
80 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप, जो भी है वो 80 टाइम्स डायमीटर ऑफ द रोप रहे। अगर डायमीटर आप 2 मीटर है तो उसको आप 80 से इंटू कर दीजिए। ओके, उसके बाद 1955 से जो पहले लगी हुई है 25 अक्टूबर, उस केस में जो डायमीटर होगा वो 100 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप होनी चाहिए थी। प्रोवाइडेड द चीफ इंस्पेक्टर एंड provided the chief inspector may be an order in return required in case of a specified winding installations. It was said the diameter of the said pulley of the ships is not less than the such size as may be special। और इन द केस अगर समथिंग कुछ है तो जो भी हमारे चीफ इंस्पेक्टर है वो अपनी डायमीटर के अकॉर्डिंग या अपने अनुभव के अकॉर्डिंग कुछ जो भी आदेश देंगे उसको आपको provided further the special difficulty exist to make compliance with the provision of this regulation not reasonable by chief inspector में वही चीज़ बात, अगर प्रैक्टिकेबल ये चीज़ किसी कारण नहीं हो सकती है तो फिर चीफ इंस्पेक्टर जैसा बोलेंगे वैसे करना होगा। The groups of ships or pulleys used in the winding installations always suited to the diameter of the rope। जो ग्रुप्स और शिप्स है और पुली इज यूज्ड वाइंडिंग इंस्टॉलेशन शॉल बी suited to the diameter of the rope। Every pulley or ships used in connections with the winding shall be while in motion sorted in the vertical planes। It shall be maintained in such good conditions slipping or reducing to minimum। जो भी पुली और शिप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चरखा जो भी पुली और शिप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी कनेक्शंस ऐसी रखनी चाहिए वाइंडिंग से कि अगर जो जब भी मेरा मोशंस में रहे तो वर्टिकल मोशंस में रहे तो ऐसी कंडीशंस बना के रखे कि वो स्लिपरी ज़्यादा ना हो और कि टूटना फूटना सच कंडीशन दैट स्लिपिंग इज रिड्यूस टू मिनिमम। बस यही है, स्लिपिंग कम हो, कम से कम हो। ठीक है। फिटिंग विथ वाइंडिंग इंजन रेगुलेशन नंबर 79। फिटिंग विथ पहले इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉलेशंस था इक्विपमेंट 78 और इंस्टॉलेशंस ऑफ न्यू वाइंडिंग 77। इसके बाद अब क्या हो गया, फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन। भाई फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन 79 में है और 78 में कंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट की जो कंस्ट्रक्शंस और इंस्टॉलेशंस है वो 78 में रखा गया। अब ये क्या कर रहा है, फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन में, मतलब जो भी इक्विपमेंट और उसके लिए जो हम लोग स्टेज या फेंसिंग बना रहे हैं वो रखा है 78 में। अब उसी में एक और बात घुसेड़ दी गई है कि फिटिंग करने के लिए भी अब हम रेगुलेशंस तैयार करेंगे। तो ठीक है भाई, करो। तो वही है 79। इसी को अगर उसमें मर्ज कर दिया जाता 78 तो एक रेगुलेशंस कम हो जाता है क्या। फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन at every shaft including a shaft in course being sunk where winding is effected means of engine provisions application to so be subject। जो भी है फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन वो इस रेगुलेशन पॉइंट नंबर 2 से 8 तक को सारे बातों को there shall be drums such flanks and also drums is conical or spherical such appliance or may be sufficient to prevent to the rope from slipping or coiling unevenly। जो ड्रम्स है ना, ड्रम्स में फ्लैंक्स होनी चाहिए और ताकि इसलिए क्रोनिकल और स्पाइरल या अदर एप्लियंस जो भी है उसको फ्लैंक्स होनी चाहिए और वो इसलिए ताकि प्रिवेंट कर सके किससे, स्लिपिंग से और कोलिंग अनइवेनली। अगर एक घाट बनी है और उसी घाट में जो रस्सा है उस घाट में ना हो तो भाई दिक्कत हो सकता है सबके लिए। तो जो घाट बनी है, घाट मतलब समझते हैं, अरे भाई वो जो रेगुलेशन CMR देखो 2017 जो लेक्चर्स लिए, अभी मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूँ। Fitting of the winding engine at every shaft including a shaft in course being sunk where winding is effected by means of an engine the provision shall be back except in the frictions winder the end of rope shall be securely fixed in such a manner that not unduly strained except in frictions winder the end of the rope shall be securely fixed in such a manner that rope is not unduly strained।
फ्रिक्शंस वाइंडर के छोड़ के जो एंड ऑफ रोप होगी वो सिक्योरली ऐसी फिक्स्ड की जाएगी कि वो अनड्यूली स्ट्रेंड ना हो, ठीक है। ये देख लो, स्ट्रेंड मतलब स्ट्रेस स्ट्रेंड जो होती है ना, वही। दे शॉल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ द रोप ऑन द ड्रम्स ऑफ द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एट इज लोवेस्ट वर्किंग पॉइंट इन दिस शाफ्ट। अगर कोई भी केज हमारा जो भी लिफ्ट है, इंग्लिश में बात करो ना, लिफ्ट, अगर जो भी केज है और लिफ्ट है वो अगर सबसे नीचे पॉइंट में स्टैंड है या लोअरिंग है, तो उस केस में आप उस चीज़ में क्या बात रखी गई है कि कम से कम 2 टर्न्स ऑफ दी रोप होनी चाहिए, 2 टर्न्स ऑफ दी रोप होनी आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ओके। अरे भाई, कुएं से जब बाल्टी आप डाल रहे हो ना, तो बाल्टी कितना, जितना पानी है उतना ही रखते हैं क्या रस्सी? उससे ज़्यादा रखते हैं ना। तो सेम इट इज़ यहाँ भी, यहाँ कितनी रखी गई है? 2 टर्न्स, मोर देन 2 टर्न्स, ओके। देयर शॉल बी प्रोवाइडेड 1 or more ब्रेक ऑन द ड्रम्स और द ड्रम शाफ्ट। देखो, देयर शॉल बी प्रोवाइडेड 1 or more ब्रेक ऑफ द ड्रम्स और ड्रम शाफ्ट। ड्रम शाफ्ट हो या ड्रम हो, आपको 2 ब्रेक एटलीस्ट रखनी चाहिए। If there are 2 cage or other means of conveyance, shall be such case other means of conveyance when a maximum torque is applied in the other directions, and if only one cage is or other means of conveyance shall be hold a loaded cage or other means of conveyance mid shaft when the maximum torque is applied on the downward. At least one of the brakes shall be designed that brakes remain at on positions एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेट। एक ब्रेक आपको ऐसे डिजाइन करके रखना है कि हमेशा वो ऑन पोजिशन में रहे, यानी कि ब्रेक लगा रहे हैं, या तो आप एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड, जब तक कि आप उसको ऑपरेट ना कर रहे हो। वेयर द ब्रेक और ब्रेक्स आर पावर ऑपरेटेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम शॉल बी अरेंज्ड टू बी applied automatically at all the power shall be fail. Where the brake or brakes power is operated, at least one of them shall be arranged to apply automatically at the times if the power supply। हाँ, क्या कह रहा है ना कि जो भी ब्रेक का पावर या पावर जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, वो ऐसा अरेंजमेंट हो, ऐसा ऑटोमेटिकली हो कि जैसे ही अगर एक ब्रेक फेल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली लग जाए। या डिस्क ब्रेक, आज के टाइम पे डिस्क ब्रेक नहीं, एबीएस सिस्टम आ गया ना, तो वही एग्जांपल है कि अगर आप आगे का ब्रेक मारे तो पीछे भी ब्रेक लगता है। तो सेम इट इज़ यहाँ भी कि एक अगर फेल हो जाए तो पीछे दूसरी ऑटोमेटिकली लग जाती है। The brake of the drums will be used only for the purpose of keeping such drums stationary, not be lowering the case of the conveyance, except cases where the engine is work is very low speed, and when examining the winding rope of the shaft. The brakes of the drums shall be used only for the purpose keeping such drums stationary and not lowering the case of the other means of conveyance, except in the brakes on the drums shall be used only purpose for keeping such drums stationary and not lowering the case or other means of conveyance, except in the case of engine work in the low speed and the क्या कह रहा था, ब्रेक ऑन द ड्रम शॉल बी यूज्ड ओनली, जो ब्रेक है वो तभी यूज करेंगे जब पर्पस ऑफ कीपिंग सच ड्रम्स स्टेशनरी एंड नॉट लोअरिंग द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। मतलब तभी यूज करेंगे जब हमारा ड्रम स्टेशनरी वर्किंग में हो, या फिर एंड और अगर नहीं हो तो फिर नॉट फॉर द लोअरिंग द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, एक्सेप्ट द इंजन वर्क ए वेरी लो स्पीड एज ए एग्जामिन एंड वाइंडिंग। और ये थोड़ा लेंथी पॉइंट है, नहीं समझ में आया, आप देख लो। Where the winding engine is worked by the steam compressed in a screw, a stop valve will not be used controlling for the valve of the engine. Where the winding engine is worked by steam or compressed, अगर स्टीम या कंप्रेस्ड वाइंडिंग इंजन हो तो जो स्क्रू वाल्व होती है ना ब्रेक के लिए, वो कभी कतई ना यूज करेंगे। शॉल बी नॉट यूज्ड एज ए कंट्रोलिंग वाल्व फॉर द इंजन। वर्क जो इंजन को कंट्रोल करने के लिए जो भी वाल्व स्टॉप वाल्व लगा है वो कभी यूज ना करेंगे। सॉरी, ब्रेक बोल दिया था।
Every engine should be equipped with a reliable depth indicator. In addition, any mark of the rope showing the winding engine's positions of the gauge of the conveyance in the shaft automatically divide the will ring a bell engine room when ascending case of the means of conveyance. It is to revolutions of the drums of the top. कह रहा है कि जो भी एवरी इंजन सोल भी इक्विपमेंट इन लेवल और ड्रिफ्ट इंडिकेटर लगाना होना चाहिए. Next is the depth indicator referred in the subregulation should be tested after every adjustment and replacement. और जो डिप इंडिकेटर लगाए हैं वो हमेशा टेस्टिंग किए जाएंगे कब, जब आप उस चीज़ को एडजस्टमेंट कर रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो. नेक्स्ट इज 80 सॉफ्ट सिंकिंग. सॉफ्ट सिंकिंग 30 मिनट्स हो गए ना, और 20 मिनट पहले के मतलब 40 मिनट्स हो गए. 20 मिनट पहले की भाई वो गलती से समथिंग. नेक्स्ट सॉफ्ट फिटिंग रेगुलेशंस नंबर 80. At every winding shaft other than the shaft in course of being sunk. अब मेरे से हो नहीं रहा, खाली पेट भी दर्द दे रहा बोलते. तो लगभग उधर एक आधा घंटा और इधर आधा घंटा और 10 मिनट, मतलब 1 घंटा मैंने पढ़ लिया मॉर्निंग के. ओके. रेगुलेशंस 80 फिटिंग ऑफ शाफ्ट. अभी तीन रेगुलेशंस पढ़ा. 76 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन में, और 77 न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस, और 78 कंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ इक्विपमेंट, और एक को पढ़ा था फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन. तो क्वेश्चंस बना लेते हैं. कैसे बनते हैं? क्या बनते हैं ऐसे कि कोई भी अगर क्वेश्चंस बने रेगुलेशंस नंबर 76 से, तो ऐसे आप समझो कि अगर वाइंडिंग इंजन की जो पावर होगी वो अप टू 30 हॉर्स पावर है, तो क्या इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाले बंदे ही होंगे, या फिर विदाउट इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट वाले बंदे को हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है? तो बताइए. अप टू 30 हॉर्स पावर, तो आंसर हो जाएगा जरूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ रेगुलेशंस में लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शॉल नॉट अप्लाई फॉर द ड्राइवर्स ऑफ द एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अप टू 30 हॉर्स पावर तक. 30 हॉर्स पावर तक जरूरी नहीं, इससे एबोव जरूरी है. इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखा गया है कि अगर स्टीम और कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन हो तो उनकी जो सिलेंड्रिकल है वो नॉट एग्जिट 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर. 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर एग्जिट नहीं कर रही है, नॉट एग्जिट 80 सेंटीमीटर, तो ऐसे केस में भी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है. ओके. 5 आवर्स, ये तो आप जान ही रहे हो कि ओके. न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस के लिए कब तक नोटिस देते हैं? नॉट लेस देन दी 60 डेज. इसके बाद और डाटा. फ्लीट एंगल से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है. 1.5 डिग्री फ्लीट एंगल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंगल मोर देन subtend it and direction and angle more than 1.5 डिग्री, मोर देन होनी चाहिए 1.5 डिग्री. अच्छा. 80 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप. ठीक है. अगर वो 25 अक्टूबर 1955 के बाद पहले का है तो 100 टाइम्स. अब फिटिंग और फिलिंग में फ्लैंक्स होनी चाहिए, दो बार टर्न्स होनी चाहिए. ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया. कंप्लीट मतलब रेगुलेशन 79. एक्चुअली मन भी नहीं कर रहा है, बट पढ़ना तो होगा ना. एग्ज़ाम में है भाई, एग्ज़ाम, और 3 साल के बाद वैकेंसी आई, अपने आप को प्रूव करना है, और अगर नहीं प्रूव कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी. ओके. पढ़ाई करो, अच्छे से करो. नेक्स्ट रेगुलेशन सॉफ्ट फिटिंग. इसमें बहुत डीपली जाना होगा. सॉफ्ट फिटिंग
मेन राइडिंग। अभी तो वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बाद 104 92 हॉलेज है, हॉलेज के बाद वर्किंग स्टार्ट होगी।